प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 8 के विज्ञान के अध्याय 19 क्या है, वायु एवं जल प्रदूषण की समस्या, विलक्षण अभियंता मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। तो इसके सभी प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रदूषण क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ गंदगी होता है। प्रारंभ में जनसंख्या सीमित थी तथा प्राकृतिक संसाधन असीमित थे, परंतु जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई, हम औद्योगिक विकास की ओर तेजी से बढ़ने लगे। औद्योगिक की तकनीकी के आने से मानव की भौतिक अवस्थाओं तथा सुविधा की मांग बढ़ी और प्राकृतिक स्रोतों का मानव द्वारा निर्मित से शोषण किया जाने लगा, और इस प्रकार प्रकृति में परिस्थिति असंतुलन का खतरा पैदा हो गया। यानी मानवीय क्रियाकलापों से पर्यावरणीय घटकों में अवांछित तत्वों की वृद्धि होते जा रही है, जो किसी साधन जैसे वायु, जल, मिट्टी इत्यादि के मुख्य वांछित तत्वों के अनुपात में असंतुलित कर देता है, जिसे प्रदूषण कहा जाता है। ऑक्सीजन मानव जीवन के लिए प्रकृति की एक महत्वपूर्ण उपहार है, परंतु आधुनिक यांत्रिक युग में कल कारखानों की चिमनियों से निकलने वाली गैस, स्वचालित वाहनों में पेट्रोल एवं डीजल के दहन तथा मनुष्य के अन्य क्रियाकलापों के कारण वायु में धूलकण, धुआं और अनेक प्रकार की हानिकारक गैस पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होकर उसे गंदा कर देती है। यह वायु प्रदूषण कहलाता है। ठीक उसी प्रकार स्वच्छ जल के स्रोतों में ऐसे बाहरी पदार्थ मिल जाते हैं जो इसके गुणों में परिवर्तन लाकर इसे इस्तेमाल करने वाले के लिए हानिकारक बना देते हैं, तो वह जल प्रदूषण कहलाता है। इस प्रकार जब वायु, जल, मिट्टी इत्यादि में अवांछित तत्वों की वृद्धि, जिसके कारण वांछित तत्वों के अनुपात में असंतुलन पैदा हो जाते हैं, तो उसे प्रदूषण कहा जाता है। 2 नंबर प्रश्न है, क्या स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने लायक है। इस पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जल में अवकाश से अधिक खनिज पदार्थ, लवण, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, कल कारखाने से निकले कचरे, मलमूत्र, कूड़ा करकट इत्यादि के मिल जाने से जल के लाभदायक गुण नष्ट हो जाते हैं और वह पीने योग्य नहीं रह जाते हैं। ऐसा जल प्रदूषित जल कहलाता है। जल स्रोतों में मलमूत्र बहाने, कचरे बहाने, पशुओं के स्नान करने, लाशें बहाने आदि अस्थि विसर्जन करने में जल प्रदूषित हो जाते हैं। जल एक अच्छा घोलक है, जिसके कारण धात्विक पदार्थ भी इसमें मिले रहते हैं, जैसे सीसा, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक इत्यादि जल को प्रदूषित कर देते हैं। इस प्रकार कुछ ऐसे प्रदूषक हैं जो जल में घुले होते हैं, फिर भी जल स्वच्छ तथा पारदर्शी दिखता है, लेकिन उस जल के पीने से अनेक बीमारियां हो जाती है। कल ऐसा सूक्ष्म जीवाणु इसेरेचिया कोलाई, कोलीफॉर्म, मल स्ट्रेप्टोकोकाई इत्यादि जल में घुले होते हैं, जो दिखते नहीं है तथा जल स्वच्छ पारदर्शी दिखाई देता है, परंतु ये पीने लायक नहीं होते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, क्या आपके आसपास स्वच्छ जल की आपूर्ति हो रही है। इस पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, नहीं, हमारे आसपास स्वच्छ जल की आपूर्ति नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे आसपास कुछ कुएं, कुछ चापाकल तो जानवरों के लिए नदी इत्यादि जल के स्रोत, इन स्रोतों में कुछ कुएं तथा चापाकलों के पानी संभवतः ठीक है, परंतु कुछ चापाकलों का पानी आमतौर पर खराब है, यानी इसमें आयरन तथा आर्सेनिक की मात्रा अत्यधिक है, क्योंकि जब इसके पानी के सफ़ेद कपड़ा धोते हैं तो वह पीला हो जाता है। उस पानी को बाल्टी या लोटा या किसी बर्तन में रखते हैं तो बर्तन भी पीला हो जाता है। इतना ही नहीं, इस पानी को लगातार सेवन करने से दांत तथा जीभ काला पड़ने लगता है। ये चापाकल में कुछ सरकार द्वारा लगाया है, तो कुछ लोगों अपने लगा रखे हैं। कुछ कुएं से पीते हैं, लेकिन सभी चापाकल को लगाने से पहले या बाद पानी की जांच नहीं किया गया। 2-4 महीने पहले सभी जल स्रोतों के जल की जांच कर खराब पानी देने वाले चिन्हित किया गया, परंतु इसे बंद करके दूसरी व्यवस्था नहीं की गई है। 4 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में अंतर है। तो शुद्ध वायु में क्या है, शुद्ध वायु में अंतर उसके घटक तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, और प्रदूषित वायु क्या है, घटक तत्व का अनुपात निश्चित नहीं होता है। दूसरा, शुद्ध वायु में इसमें धूलकण, कुआं तथा अनेक हानिकारक गैस उपस्थित नहीं होते हैं। तो प्रदूषित में दूसरा का क्या हो जाएगा, प्रदूषित वायु में इसमें धूलकण, धुआं तथा अनेक हानिकारक गैस उपस्थित होती है। तीसरा, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होते हैं।
इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पाए जाते हैं। चौथा, यह सजीव जगत के जीवन का आधार होता है और यह सजीव तथा निर्जीव दोनों के जीवन के लिए हानिकारक होते हैं। पाँचवां, शुद्ध वायु में ऑक्सीजन की नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैस आर्गन, मीथेन, जलवाष्प क्रमशः 21% तथा 18%, 0.03% तथा 0.9% होते हैं। और प्रदूषित वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, धातु के कणों, कार्बन के कण आदि भी उपस्थित होते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, अम्ल वर्षा कैसे होती है? टिप्पणी कीजिए, इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मानवीय क्रियाकलापों के कारण वायु में जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, वायु में जलवाष्प से अभिक्रिया कर सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनती है। ये वर्षा अम्लीय बनाकर पृथ्वी के बरस जाती है, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा से सफ़ेद फसलों की पत्तियां जल जाती है तथा मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ताजमहल के आसपास मथुरा में तेल शोधक कारखाना है, जिससे प्रतिदिन 25 से 30 टन सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल को प्राप्त होता है। ताजमहल संगमरमर तथा चूना पत्थर का बना हुआ है। वहाँ वायुमंडल में SO की अत्यधिक मात्रा उपस्थित होने के कारण वर्षा जल के रूप में ताजमहल पर गिरती है और ताजमहल की दीवारों एवं गुंबज का क्षरण कर रहा है। इसकी सफ़ेदी फीकी पड़ जा रही है। अम्ल वर्षा से सबसे अधिक क्षति स्वीडन की 20,000 झीलों से हुई है, जिसकी सारी मछलियाँ मर गई है। इस तरह जर्मनी के जंगलों को अम्ल वर्षा से अपार क्षति पहुँची है। इस अम्ल वर्षा के प्रभाव होते ही सजीव तथा निर्जीव जगत के लिए हानिकारक साबित हो रहे हैं। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पौधा घर गैस है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 7 नंबर प्रश्न है, ताजमहल की सुंदरता को ग्रहण लग रहा है, इस पर क्या प्रकाश डालिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मुमताज़ की याद में प्यार का प्रतीक में ताजमहल का निर्माण आगरा में मुगल शासक ने किया था। ताजमहल की ख्याति दुनिया में विख्यात है। इसकी सुंदरता का वर्णन 2, 4, 10 पंक्तियों में नहीं किया जा सकता। इसकी सुंदरता को आप इस बात से समझ सकते हैं कि दुनिया का 7वां आश्चर्यजनक महल माना जाता है। इसकी सुंदरता पर खरोंच लगाने या ग्रहण लगाने के लिए 1973 में बढ़ती मानवीय जनसंख्याओं को पूरा करने के लिए मथुरा में तेल शोधक कारखाना लगाया गया, जिसके प्रतिदिन 20-25 टन सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल को प्राप्त होता है, जो अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक होता है। अम्लीय वर्षा इसकी दीवार तथा गुंबज का क्षरण कर रही है तथा इसकी सफ़ेदी को धीरे धीरे खत्म कर रही है, जिसे वैज्ञानिकों ने संगमरमर कैंसर नाम दिया है। इस प्रकार वर्तमान में हम कह सकते हैं कि ताजमहल की सुंदरता पर ग्रहण लग रहा है। 8 नंबर प्रश्न है, जल की उपयोगिता बताइए, इसके शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पंच तत्व मिल बना शरीर, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो यानी यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें जल भी एक है। जल ही जीवन है। इससे साबित होता है कि सजीव जगत के जीवन का हर क्रियाकलाप जल पर निर्भर करता है। जल की उपयोगिता को इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है। पहला, शौच तथा हाथ मुंह धोने में। दूसरा, स्नान करने में। तीसरा, खाना बनाने में। चौथा, पीने के लिए। पाँचवा, पौधे को विकास के लिए। छठा, सिंचाई के लिए। सातवां, जीव जंतुओं के जीने के लिए इत्यादि। और जंतु का शुद्धिकरण करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं। पहला, उबाल कर। दूसरा, छान कर। तीसरा हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर। चौथा, फिटकरी से इत्यादि। 9 नंबर प्रश्न है, यदि हम प्रदूषित जल पिए तो क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रदूषित जल पीने से पेट की बीमारी जैसे हैजा, पेचिश आदि होती है। जल एक ऐसा घोलक होता है। प्रदूषित जल में कई प्रकार की धात्विक पदार्थों जैसे सीसा, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक उपस्थित होते हैं। जल में उपस्थिति सीसा तथा मरकरी एंजाइम से अभिक्रिया कर एंजाइम की कार्यक्षमता को कम करते हैं, जैसे कई बीमारियां होती है। सीसा तंत्र, कैडमियम से इटाई रोग उत्पन्न होता है। मरकरी से नीमाटा रोग उत्पन्न होता है। इस प्रकार प्रदूषित जल पीने से अनेक बीमारियां प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो सकता है। 10 नंबर प्रश्न है, सही कथन पर T तथा गलत कथन पर F लगाइए। तो पहला है, संसार की 25% जनसंख्या को निरापद पेयजल नहीं मिला है, तो इसका क्या हो जाएगा T। दूसरा, गर्म जल भी एक प्रदूषित होता है, ये भी F। तीसरा, जुलाई माह में प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है, T। चौथा, अम्लीय वर्षा खेतों की मिट्टी को प्रभावित करता है, T हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, वायु प्रदूषण रोकने का उपाय बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वायु प्रदूषण रोकने का उपाय निम्न है। पहला, वाहनों की अच्छी हालात में रखने से। दूसरा, ईंधन रहित वाहन चालकों से। तीसरा, घरों में धुआं रहित चूल्हा प्रयोग करने में। चौथा, सौर ऊर्जा के प्रयोग से। पाँचवा, पवन ऊर्जा के प्रयोग से। छठा, ज्वारीय ऊर्जा के प्रयोग से। सातवां, इंजन में ऐसी व्यवस्था ताकि ईंधन का पुनः दहन हो सके। आठवां, गाड़ियों में उत्प्रेरण परिवर्तन लगाने से। और नौवां, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर इत्यादि।
12 नंबर प्रश्न है, रेखा चित्र द्वारा पौधे घर प्रभाव दर्शाइए। तो ये है। 13 नंबर प्रश्न है, कणिकाओं कणिकाओं द्वारा होने वाले प्रदूषण की चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वायुमंडल में अनेक गैसों के लवणों भी कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं, इन गैसों में मिलकर तैरते रहते हैं, ये कणिका कहलाती है। इन कणिका में व्यास 0.02 से 100 माइक्रोमीटर तक रहता है। इसका अत्यधिक समय तक वायु में निलंबित रहने से दृष्टा को हटाते हैं, धुआं पैदा करते हैं। ये इस्पात निर्माण, खनन, ताप विद्युत संयंत्रों से, सीमेंट उद्योग से निकले प्रदूषण कहते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, भोपाल गैस कांड क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कीटनाशक दवा बनाने वाली यूनियम कार्बोहाइड्रेट फैक्ट्री मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित 2 और 3 दिसंबर 1948 को मध्यरात्रि में एक ऐसी घटना घटी जो औद्योगिक विकास के चेहरे पर गहरी कालिख पोत गया। इस फैक्ट्री से मिसाइल आइसोसाइनेट नामक द्रव ताप बढ़ जाने से गैस में परिवर्तन हो गया और इसका रिसाव शुरू हो गया। यह जहरीली गैस सांस के साथ फेफड़े में गई, फेफड़ा में पानी भर गया, सांस फूली और फिर छूट गई। हजारों लोग सदा के लिए सो गए, हजारों अपंग, हजारों आज कष्टदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिसे सारी दुनिया भोपाल गैस कांड के नाम से जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है, इस पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण पृथ्वी को बचाने के लिए अति आवश्यक है। प्रारंभ में जनसंख्या सीमित थी, तब प्राकृतिक संसाधन असीमित थे, परंतु जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई और औद्योगिक विकास की ओर तेजी से बढ़ने लगे, औद्योगिक तकनीकी के आने से मानव की भौतिक आवश्यकता तथा सुविधा की मांग बढ़ी और प्राकृतिक स्रोतों का मानव द्वारा निर्मित से शोषण किया जाने लगा। इस प्रकार प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई, यानी मानवीय क्रियाकलापों से पर्यावरण घटकों के अवांछित तत्वों की वृद्धि होती जा रही है। किसी न किसी संसाधन में, जैसे वायु, जल, मिट्टी इत्यादि के मुख्य वांछित तत्वों के अनुपात में असंतुलन कर देती है, जिसे प्रदूषण कहा जाता है। जब जब पर्यावरण असंतुलित हुआ है, तब तक कोई न कोई प्राकृतिक आपदाएं आई है, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, बहुत अधिक ठंडा पड़ना, बहुत कम वर्षा होना या बहुत अधिक वर्षा होना, बाढ़ आना, सुखाड़ पड़ना, सुनामी आदि इत्यादि घटना मानव तथा सजीव निर्जीव जगत को भारी क्षति पहुँचाते आया है। इतना ही नहीं, पर्यावरण असंतुलन के कारण ही मानवीय में इतना भारी भयानक बीमारियां हो रही हैं। इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण पृथ्वी को बचाने के लिए आवश्यक के समय रहते मानव यदि सचेत नहीं हुए तो प्राकृतिक आपदाएं एक दिन मानव जीवन की लीला को समाप्त कर सकती है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।